देखो, हम वैसे थोड़ा सा हमारा अलाउद्दीन खिलजी रह रहा था, उसे भी पूरा कर लेंगे, लेकिन आज हम एक नई डायनेस्टी पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में कभी सुना है? तुगलक, दिल्ली में कुछ तुगलक रोड करके कुछ नाम है, तुगलक के नाम से कुछ है। फिरोज शाह कोटला सुना है? नहीं सुना? फिरोज शाह कोटला सुना ही नहीं? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नहीं सुना तुमने कभी? दिल्ली में बहुत फेमस है स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला। और फिरोज शाह कोटला जो है वो एक रुइंस है फिरोज शाह कोटला के नाम से। वहां पर अब जाना मना है, वहां पे कुछ जाते हैं, पीर वगैरह है वहां पे, कुछ ऐसा कुछ है। मतलब वहां पे ऐसा कहते हैं कि वहां पे जो रुइंस हैं, कुछ बनवाया था उसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो वहां पे जो रुइंस हैं उसमें बेसिकली क्या है, अब कहते हैं कि वहां पे भूतों का वास है। ठीक है, तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है, वहां पे तुम्हें लोग मिलेंगे जिनपे भूत आए हुए रहते हैं। ठीक है, कभी जाना मत वहां पे बिना फैमिली के। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, और वो फिरोज शाह जो जगह बनी हुई है फिरोज शाह के नाम से, कोटला के नाम से, उसी के नाम पर वो स्टेडियम। वहां पे मैच होता है, बहुत फेमस है, इंटरनेशनल स्टेडियम है। बस दिल्ली में एक ही स्टेडियम पता है, कभी फिरोज शाह कोटला नहीं सुना? चलो कभी मैच देखने जाएंगे वहाँ। हम्म। चलो, अब देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कैसे एंड हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, कहानी तुमको याद ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री कैंपेन कहाँ तक हो गया था कल हमारा, कि अलाउद्दीन ने मार्केट बनवाए थे। ठीक है, अलाउद्दीन ने मार्केट बनवाए थे कुछ, जिसे शाहनाई मंडी के नाम से जानते हैं। क्यों बनवाए थे? उसने बेटा सब चीजों के प्राइस जो है वो फिक्स कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी की कुछ मिलिट्री कैंपेन देख लेते हैं, बस उसके बाद हम तुगलक के बारे में स्टार्ट कर देंगे, वो शॉर्ट में देखेंगे इनकी मिलिट्री कैंपेन। तो अलाउद्दीन ने अपने राज में बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन की है। उनमें से सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मंगोल्स की। तो बेटा यहाँ पे 6 मंगोल इन्वेजन हुए हैं, 6 टाइम्स हुए हैं। 6 टाइम में से अलाउद्दीन ने अपनी 6 ही बार अपनी आर्मी भेजी है उनसे लड़ने के लिए, और 2 बार वो सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल मतलब उन्हें भगाने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन थर्ड टाइम क्या था, एक मंगोल था जिसका नाम था ख्वाजा। ख्वाजा नाम का एक मंगोल था, वो दिल्ली तक आ गया था। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे कौन सी कहानी आएगी, सीरी फोर्ट वाली। अलाउद्दीन ने एक फोर्ट बनवाया था बेटा, सीरी। दिल्ली में अभी भी ये मौजूद है, सीरी फोर्ट। ठीक है, सीरी फोर्ट बनवाया था। और सीरी फोर्ट में अलाउद्दीन क्या करता है, जब थर्ड टाइम पे ख्वाजा दिल्ली तक आ गया था, तो उस समय अलाउद्दीन जो थे ये चित्तौड़गढ़ में थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में थे, और ये वापिस आए वहां पे। कहाँ पर? सीरी फोर्ट में। अब सीरी फोर्ट में क्या है, ये जाकर के बैठ जाते हैं सीरी फोर्ट के अंदर। अब जब तक फोर्ट नहीं टूटेगा, कोई भी नहीं हरा सकता राजा को। ठीक है, फोर्ट क्यों बनाए जाते थे तुमने देखा होगा, इतने बड़े बड़े फोर्ट हैं राजस्थान में। देखो तुम अपना लाल किला का एग्जाम्पल ले लो, ज्यादा दूर मत जाओ। लाल किले को देखा तुमने कैसे बना हुआ है लाल किला? तुमने आगे से देखा होगा, तुमने पीछे से कभी देखा है कि पीछे से क्या किस तरह का बना हुआ है लाल किला? वेस्टर्न साइड। अभी यमुना जो है लाल किले से काफी दूर हो गई है। यमुना जो है लाल किले से काफी दूर हो गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो अक्षरधाम वाले एरिया है, यमुना यमुना बैंक में जो ये बसावट हो गई है, पहले ये बसावट नहीं थी। जो ये अब रहने लगे हैं ना यमुना बैंक के चारों तरफ, दोनों तरफ, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। और यमुना बहुत दूर तक बहती थी, और ऐसा कहा जाता है कि लाल किले के जो रोशनदान है वहां से यमुना को आप बहते हुए भी देख सकते थे। ठीक है, और यमुना बैंक पे लाल किले को बनाने का कारण ये था, जैसे कि फॉर इंस्टेंस बेटा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पे यमुना जा रही है, फिर दिल्ली इसी के साथ साथ दिल्ली यहाँ आगरा को भी जोड़ती है। तुम्हें पता है? ये बात पता है तुम्हें? नहीं। यहाँ पे आगरा में इस जगह पे फॉर इंस्टेंस ताजमहल बना हुआ है।
ठीक है, ये ताजमहल यहाँ पे बना हुआ, यमुना इसके जस्ट पीछे है, यही यमुना यहाँ पर है और इस एरिया पे लाल किला बना हुआ है। पता है तुम्हें क्यों बनाया था ये ऐसे? पहले बेटा वही नहीं था, साधन ही नहीं थे, ये जो अब हमारे पास कैब वैब है, बस है, कुछ नहीं था, घोड़े थे और पानी से जा सकते थे तुम, नाव थे, नाव तो एंशियंट टाइम से ही है। तो यहाँ पे बनाने का ये था कि सीधे यमुना से दिल्ली जाया जा सकता था, और ऐसा ही होता था, राजा को जब आना होता था तो वो यमुना से नाव में बैठ के दिल्ली जाते थे। हाँ, हाँ। और नदी के किनारे बनने का फायदा ये था कि अगर कोई यहाँ से वो करेगा ना हमला, तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि पानी में कब तक लड़ोगे, पार कर भी लिया तो तुम्हारे पास बचेगा नहीं, वो पानी में सामान वगैरह तुम्हारा सब बारूद वगैरह सब गीला हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं। तो यहाँ पे ये था, मतलब एक तुम आइडिया ले सकते हो कि यहाँ तो दिल्ली है, यहाँ आगरा है, और यहाँ आगरा में ताजमहल है, और यहाँ पर ये है। और आगरे में बेटा ताजमहल तो मॉन्यूमेंट है, ताजमहल तो एक तरह से तुम समझ लो कि कब्रगाह है, वहां पे कब्र है मुमताज की, शाहजहां की, हाँ इनकी फैमिली मेंबर की कब्र है, ये तो एक, हाँ ये तो एक तरह का टॉम्ब है, हाँ ये तो एक तरह का टॉम्ब है, टॉम्ब मतलब वही कब्रगाह जो होती है। बट यहाँ पे बेटा आगरा में तुम्हें पता है, मैंने बताई थी एक सिटी है जिसका नाम है क्या, फतेहपुर सीकरी, गए हो तुम लोग कहीं पे कभी? और यहाँ पे एक आगरे का किला भी है जिसमें ये लोग रहते थे, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट बहुत अच्छा खूबसूरत है, लाल किले से भी कई गुना खूबसूरत है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट भी रेड सैंडस्टोन का बना है, और या इस आगरा फोर्ट में ये लोग रहते थे, राजा महाराजा। कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी? शाहजहां ने। अभी हम पढ़ेंगे जब शाहजहां आएगा, शाहजहां में हम पढ़ेंगे कि शाहजहां जो है आगरा में से कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, सीरी फोर्ट की। तो क्यों बनता है फोर्ट? भाई अपना जो राजा है उसे सेफ्टी चाहिए, और फोर्ट ऐसे बने हुए थे कि लाल किले को भी तुम देखोगे तुम्हें लगता है कि जहाँ पे राजा बैठा होगा वहां पे हमला किया जा सकता है। अब तो तुम्हें दरवाजा खुला मिल रहा है, दरवाजा भी नहीं खुलता था, है ना? तो फोर्ट ब्रीच करना बहुत मुश्किल होता था, दीवारें दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ऊंची ऊंची होती थी। तो सीरी फोर्ट में ये अलाउद्दीन जाके बैठ जाता है, और ये जो ख्वाजा जो आया था ये वापस भाग जाता है। कितने दिन रुकेगा? 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, खाना खत्म हो जाएगा, पानी ये सब खत्म हो जाता है। और अलाउद्दीन ने एक काम और किया था, उनकी पानी की वाटर की सप्लाई खत्म करवा दी थी। वाटर सप्लाई मतलब जहां से भी उन्हें पानी मिल रहा था वहां से उसने बंद करवा दिया था। वो वाटर की सप्लाई बंद कर दो, खाने की सप्लाई बंद कर दो, सेना कब तक रहेगी? दम तोड़ के चली जाएगी। तो ये लोग फिर वापस चले गए। ठीक है, तो मंगोल से इसने अपने राज्य को मतलब दिल्ली को मंगोल से बचाने का जो अगर श्रेय किसी को जाता है तो इसको जाता है। इसके बाद इसे पता चल गया कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसने वहां पे एक अपॉइंटमेंट किया एक गवर्नर का। उस गवर्नर का कुछ ऐसे ही नाम था, देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें नाम, क्या नाम उसका, नाम कुछ ऐसे ही था, गाजी मलिक। गाजी मलिक को इसने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे अपॉइंट कर दिया था। लेटर ऑन गाजी मलिक को इसने नॉर्थ वेस्ट, जब भी मैं बताऊं ना तुम्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी, ये NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी, तभी जब भी तुम्हें याद हो तो बेटा दिल्ली का ये वाला पार्ट याद रखना बस तुम। जो पाकिस्तान वाला पार्ट है अभी प्रेजेंट में, ये वाला पार्ट याद रखना, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी थी, और सारे जो भी अटैक हुए हैं वो इस जगह से हुए हैं। ये थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, सीरी फोर्ट में मंगोल्स को तो भगा दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैंपेन की थी। देखो बेटा, इसने गुजरात में कैंपेन की थी, गुजरात में। और गुजरात में जब कैंपेन की थी तो यहाँ पे खास बात यही है कि यहाँ से ये मलिक काफूर को पकड़ कर लाया था। गुजरात में मलिक काफूर को पकड़ कर लाया था। मलिक काफूर तुमने गाना वाना देखा है कोई सा? पद्मावत का कोई गाना देखा है? मलिक काफूर को ये पकड़ कर लाया, और मलिक काफूर को बाद में इसने क्या बना दिया? मलिक नायब। मलिक नायब बना दिया। मलिक नायब का मतलब होता है बेटा मिलिट्री कमांडर। मलिक काफूर इन्हें इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे मिलिट्री कमांडर बना दिया था। और मलिक काफूर पर ही इल्जाम है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को धीरे धीरे जहर देकर मार डाला था। ठीक है,
स्लो पॉइजन दिया था उसने कि धीरे धीरे मर जाएगा। फिर 1301 में ही इसने रणथंभौर जीता। और इसकी जो चित्तौड़ की कैंपेन है, जो राजा रतन सिंह से लड़ा था, उसमें 1303 में इसने जीत लिया था। बेटा यहाँ पे खास बात याद रखने वाली है, चित्तौड़ की कैंपेन में और रणथंभौर की कैंपेन में जौहर प्रथा के बारे में तुमने सुना होगा। इसे जौहर प्रथा को लिख लेना जरूर। जौहर क्या होता है, कभी पढ़ा भी होगा, नाम सुना है जौहर। राजपूत में ये प्रेवलेंट था। आफ्टर द वॉर, after the war, all the women immolate themselves. जौहर के बारे में बेटा तुमने नहीं सुना हो तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज जौहर। क्या हुआ था, रतन सिंह की कहानी पद्मावत में तुमने गाने में भी देखा होगा। जब युद्ध हो जाता है, रतन सिंह से लड़ रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह हार जाता है, तो सारी महिलाएं जौहर परफॉर्म करती हैं। व्हाट इज जौहर है? हाँ, मतलब अब तो मूवी में तो शाहिद कपूर ही है, बट असलियत में रतन सिंह थे। तो जो तुमने उसमें भी देखा होगा कि जो रानी पद्मावती है और बाकी सब एक अग्नि कुंड की तरफ चलते हैं। तो जौहर क्या होता है, अब भी समझ नहीं आया? जौहर बेसिकली क्या होता है, जब भी राजपूतों में युद्ध होता था, राजपूतों का किसी से, और राजपूत राजा, उन्हें पता है कि हमारे वाला हार गया, पता चल जाता था, सारी महिलाएं इस बात से बचने के लिए कि भाई वो उनको पकड़ कर ले जाएंगे, लूटपाट करेंगे, उनको गुलाम बना लेंगे या जान से मार देंगे, उस चीज से बचने के लिए जौहर कर लेती थी। जौहर का मतलब होता था एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड होता था, उसमें सारी महिलाएं जल जाती थी, तो वो जौहर होता था। और ये जौहर जो है, ये रणथंभौर में पहली बार देखा गया, और इसमें चित्तौड़ की कैंपेन में भी जौहर हुआ था। रानी पद्मिनी ने, या पद्मावती जो भी नाम है, और उन्होंने अपने जितनी भी महिलाएं थी उसमें, राजपूत उसमें कोर्ट में, सबको लेकर के जौहर परफॉर्म कर लिया था। तो जौहर याद रखना, आफ्टर द वॉर या आफ्टर द बैटल ऑल द विमेन इमोलेट देमसेल्फ। इमोलेट मतलब अपने आप को जला लेती थी, ठीक है, हाँ, मर जाती थी। तो दिस वाज समथिंग। देखो अभी हमें लग रहा है कि बड़ा रेडिकुलस है, क्यों करते थे, उस समय यही होता था। उस समय कोई किसी को नहीं वो करता था। बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा ये सारी चीजें युद्ध के बाद झेलनी पड़ती थी। बच्चों और महिलाओं को पकड़ लेते थे, स्लेव बना लेते थे आपस में, तो ये चीज होती थी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हो रहा है, ये सबके टाइम में होता था, सबके टाइम में होता था। क्योंकि उस समय कोई नहीं था, लाइक कि अपना राज्य के बारे में वो लोग सोचते थे, वो किसी के बारे में नहीं सोचते थे कि हमारा राज्य है, बस ऐसा नहीं था कि ये पूरी कंट्री अपनी है। ये कभी सेंस आया ही नहीं। ये सेंस कब आएगा, जब अंग्रेज आ जाएंगे और अंग्रेज राजाओं से भी बेकार व्यवहार इनके साथ करेंगे, तब ये सेंस इंडियंस में, हम लोगों में आएगा कि हाँ भाई हम इंडियंस हैं, अब जाग जाओ तुम। तब तक नहीं आया था, जब तक मंगोल इतना हमला कर रहे थे तब तक नहीं आई इंडियननेस। जब ब्रिटिशर्स आ गए तब याद आया, ठीक है। तो वो अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे नेशनलिज्म आएगा। ये याद रखना, इमोलेट कर लेते थे, जौहर परफॉर्म कर लिया था चित्तौड़ की कैंपेन में। और बेटा साउथ में कैंपेन भेजी थी, वो हमारे काम की नहीं है। अब बस हम ये देख लेते हैं, जलालुद्दीन की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है जलालुद्दीन की डेथ? 1316 में। 1316 में जलालुद्दीन की डेथ हो जाती है, सॉरी, अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है। अलाउद्दीन के कोर्ट में बेटा एक पोएट है, अलाउद्दीन के कोर्ट में एक पोएट थे। उन पोएट का नाम था बेटा अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये याद रखना, अमीर खुसरो तुगलक के उसमें भी रहेंगे पीरियड में। ये दिल्ली में कोर्ट में रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर हसन तुमने सुना होगा, बहुत फेमस थे, पोएट है। अमीर खुसरो का नाम तो तुमने सुना होगा। कव्वाली में जो कॉल होता है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और अमीर खुसरो जो है, ये बहुत रिनाउंड पोएट है, ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत रिनाउंड पोएट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनके दरबार में ही थे अलाउद्दीन के, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन की डेथ हो गई है। अब देखो क्या होता है,
अलाउद्दीन की जस्ट डेथ के बाद, अलाउद्दीन की डेथ के बाद क्या होता है, इसका बेटा मुबारक शाह और खुसरो शाह बनता है अलाउद्दीन का सक्सेसर। फिर हमारी शुरुआत होती है तुगलक एम्पायर की, जिसके बारे में हम पढ़ ही लेंगे आज, क्योंकि छोटा सा ही है तुगलक, ज्यादा है नहीं इसमें। तुगलक में हमारे पास सबसे पहले तो बात कर लेते कौन कौन राजा रहा। गयासुद्दीन इसका फाउंडर, गयासुद्दीन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किया जिससे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है, और कैसे होती है ये ध्यान रखना, कब से होती है, 1320 से। तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ से याद रखते हैं, 1316 में बेसिकली अलाउद्दीन डाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इसका एक तो बेटा रहता है मुबारक शाह, मुबारक शाह और खुसरो या खुसरो शाह, मुबारक शाह और खुसरो शाह या खुसरो। तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ये दीपालपुर का गवर्नर था। खुसरो शाह अलाउद्दीन का बेटा था, और गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक। अब मैंने तुम्हें बताया था अभी, एक एक आदमी के बारे में बात की थी जिसे अलाउद्दीन ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे लगाया था। अलाउद्दीन ने जिसको मंगोल से बचाने के लिए गवर्नर वहां पे बनाया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का गवर्नर, दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक, उसी गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी थी। ठीक है, ऐसे ही सक्सेशन होता था बेटा, मार के ही सुल्तान बना जाता था उस समय। मैंने बताया था कि मंगोल्स से बचने के लिए अलाउद्दीन ने एक बंदे को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे गवर्नर बनाया था कि भाई तुम इसे फोर्टिफाई कर दो, किले विले बना दो यहाँ पे, ताकि मंगोल हमारे यहाँ ना आए। ठीक है, उसका नाम क्या था, गाजी मलिक। गाजी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटे को मार के गयासुद्दीन तुगलक का टैग लेके राजा बन गया था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, सबको पता है, निजामुद्दीन जंक्शन नाम से फेमस है। निजामुद्दीन औलिया जो थे, वो उस समय दिल्ली में थे, और दिल्ली से बाहर थे। ही वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आसपास। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनका उस चिश्तिया सिलसिले से ही थे। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक को ये पसंद नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसको पसंद नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है, क्योंकि देखो पीर फकीर जो होते हैं इनकी मान्यता बहुत ज्यादा रहती है, अगर फॉलोवर इनके ज्यादा है। अब जैसे कि तुमने बाकी केसेस में भी देखा होगा कि अगर कोई भी पीर फकीर है या कोई सूफी संत है, उसके फॉलोवर बहुत ज्यादा है, तो उसकी पावर रहती है। ठीक है, तो इनकी भी पावर काफी थी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में फेमस ये बात कही जाती है, वेदर इज इट ट्रू और नॉट, कि इसने ये कहा था निजामुद्दीन औलिया से कि दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली छोड़ के चले जाओ गयासुद्दीन में। तो गयासुद्दीन से निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है गयासुद्दीन। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गयासुद्दीन ने दुनिया ही छोड़ दी। कैसे? गयासुद्दीन के खुद के बेटे ने, उलुग खान ने गयासुद्दीन को मार दिया, और यही बना मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना। निजामुद्दीन औलिया को इसने कहा दिल्ली, दिल्ली से चले जाओ। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है गयासुद्दीन। अब निजामुद्दीन औलिया तो नहीं गए दिल्ली छोड़ के, ये चला। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उनके कर्ज की वजह से ये मारा था, पर देखो इसके खुद के बेटे ने इसको मारा है। तो इतने में ही निजामुद्दीन औलिया जा रहे होते हैं और खबर आ जाती है कि गयासुद्दीन तुगलक का मर्डर हो गया। ठीक है, इसका बेटा क्या नाम था, उलुग खान। नाम इनके बेटे का क्या था, उलुग खान। ठीक है, और उलुग खान ने अपने फादर को किल कर दिया था, और इसी उलुग खान ने मोहम्मद बिन तुगलक का टैग ले लिया। ठीक है, इसने अपने पिता को मार के ये दिल्ली का सुल्तान बना,
मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसका जो रेन रहेगा वो काफी लंबा आने वाला है, 1325 से 1351। हाँ मतलब लंबा था, 1351 तक इसका राज रहा। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कर लेते हैं कि इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। तो बेटा इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए दिल्ली में। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट उन्हें इसलिए कहेंगे क्योंकि नन ऑफ देम वाज सक्सेसफुल, सारे फेल रहे। तो इसके एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, एक तो कैपिटल को ट्रांसफर करने का, दिल्ली टू दौलताबाद, दौलताबाद या देवगिरी। देवगिरी की पोजीशन भी दिखाऊंगी मैं तुमको कितनी दूर है देवगिरी, और ये सबको कहता है वहां जाने के लिए। ठीक है, पहला ट्रांसफर ऑफ दिल्ली हो गया। सेकंड है टोकन करेंसी, टोकन करेंसी। और थर्ड है बेटा एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ठीक है, पहली दो के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि थर्ड बहुत सिंपल सी है। टैक्सेशन इन दो आप कह सकते हैं इसे। देखो, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री में है ना, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री में इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सुल्तान जो है पागल था। पहला जो एक्सपेरिमेंट था इसने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल में क्या है बेटा, दिल्ली से दौलताबाद, जिसे इसने नाम दिया था दौलताबाद, लेकिन दिल्ली से ये तकरीबन बेटा 1500 किलोमीटर दूर है। 1500 किलोमीटर। ऐसे टाइम में जब आपके पास ना तो बस है ना रेलवे है, सिर्फ घोड़े हैं और बैलगाड़ी है, उस समय पे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट में हम एमबीटी लिख लेते हैं, इसने दिल्ली की जनता से कहा कि तैयारी कीजिए, हम दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं। अब दिल्ली कहाँ है और दौलताबाद कहाँ है बेटा, दिल्ली ये रहा और दौलताबाद ये रहा, देवगिरी। लेकिन ये कहाँ पर है, तुम्हें पता है ये हरियाणा के पास है, और ये कहाँ पर है बेटा, कर्नाटक में। और दोनों के बीच की कितनी दूरी है, 1500। तुम्हें लगता है कि 1500 किलोमीटर बंदे, पूरी की पूरी जनता सामान के साथ, बच्चों के साथ दिल्ली से दौलताबाद जाएगी? इन्होंने ऑर्डर दिया, भाई सुल्तान का ऑर्डर था, सुल्तान का ऑर्डर तो मानना पड़ता, नहीं मानते तो मार दिया जाता था उसको। तो सुल्तान ने कहा कि भाई दिल्ली से दौलताबाद। क्यों कहा था, इसने कहा था कि मंगोल बार बार परेशान कर रहे हैं, मैं देवगिरी जाऊंगा और देवगिरी पे मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, देवगिरी को कंट्रोल करने के लिए दौलताबाद को मुझे वहां जाना है। ठीक है, अब इसने तैयारी की, आधे तो बेचारे रास्ते में ही मर गए। ठीक है, जो इसके साथ चले, आधी दिल्ली खाली करवा ली इसने, जो वहीं रुक गए वो समझदार थे बेचारे, लेकिन आधे तो रास्ते में ही मर गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट इसका फेल हो गया। दिल्ली से दौलताबाद 1500 किलोमीटर कौन जाएगा पैदल चल के, पैदल। ठीक है, और वो भी सामान के साथ, खाने के साथ। तो आधे रास्ते में मर गए। अब ये दौलताबाद पहुंचा, दौलताबाद पहुंचते ही इसे रियलाइज होता है कि अगर मैं दौलताबाद में रहा तो मेरा दिल्ली पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो फिर ये पूरी चिंता से फिर कहता है कि अब दिल्ली चलो। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट जो है ये फेल रहा। अनदर एक्सपेरिमेंट इज बेटा टोकन करेंसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा, कागज हमारे यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया है? सबसे पहले किस कंट्री ने कागज बनाए हैं, पता है तुम्हें? पेपर,
बनाया है? हमारे यहाँ तो पेपर यूज नहीं होता था। बताइए, पेपर के कोई हमारे यहाँ पे प्रमाण ही नहीं है। हमारे यहाँ पे पट्टियों पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था, और शिलाओं पे लिखा जाता था, स्टोन पे कार्विंग होती थी। हमारे यहाँ पेपर का कोई वो ही नहीं है। तो पेपर कहाँ से आए हैं? पेपर बेसिकली, अगर तुमसे ये कहें कि अरेबियंस लाए थे, तो दैट इज रॉन्ग। अरेबियंस को पेपर बनाना नहीं आता था। पेपर बनाना एक ही कंट्री को आता था, और उस कंट्री का नाम तुम्हें पता है, नन अदर देन चाइना। ठीक है, जहां से और चीजें आई हैं वहीं से ये भी आई है। तो चीन में सबसे पहले कागज बने थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कल को कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, अरब में नहीं हुआ था। अरेबियंस ने कहाँ से सीखा था? चीनी से। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था बेटा, वहां पे गोल्ड की शॉर्टेज हो गई थी, सॉरी सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी। मैंने बताया था कि रुपा इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका चलवाया था, और जीतल रुपी कॉइन जो होते थे। अब सिल्वर की शॉर्टेज हो गई, तो बेटा कॉइन कहाँ से मिंट होंगे, है ना? कॉइन मिंट करने के लिए वो भी तो चाहिए सिल्वर। तो सिल्वर की कमी हो गई थी, तो इसने टोकन करेंसी लॉन्च की मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके बिहाफ पर? चाइना में एक राजा था जिसका नाम था कुबलई खान। अब कुबलई खान को देखकर इसने कहा कि चलो हम भी यहाँ पे करेंसी वो करते हैं इंट्रोड्यूस। कुबलई खान ने वहां पे पेपर करेंसी यूज कर रखी थी, जैसे अब हम यूज करते हैं बेटा पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, चाइना में उसने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी कुबलई खान ने। तो इसने सोचा कि मैं भी अपने यहाँ पे क्यों ना टोकन करेंसी यूज करवा दूं। आइडिया बुरा नहीं था, अब भी हम टोकन करेंसी तो यूज कर रहे हैं। ये जो कागज है इसकी वैल्यू थोड़ी है, बट जो इस पे प्रॉमिस हमें गवर्नर ऑफ इसने रिजर्व बैंक ने दिया हुआ है, उस प्रॉमिस से हम वो जो कमोडिटी उससे फिक्स है वो हम खरीद सकते हैं, है ना? तो टोकन करेंसी इसने क्या की, कॉपर से कॉइन मिंट करने स्टार्ट हो गए, कॉपर के कॉइन। अब तुम्हें पता है कॉपर तो अबंडेंस में है, कॉपर तो कहीं भी मिल जाएगा। तो कॉपर के कॉइन्स जैसे ही मिंट करने स्टार्ट हुए, घर घर में पैसे छापने की मशीन आ गई, सब कॉपर के कॉइन्स बनाने लगे। और उससे क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना वो चलती है। अब मान लो हमारे यहाँ पे इतने सारे पैसे आ जाए और हम सोचे सब कुछ हम खरीद लें, इकोनॉमी डाउन नहीं हो जाएगी? एक सर्कुलेशन बना रहता है बेटा पैसे का, पैसे का सर्कुलेशन बना रहता है। इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा जब होते हैं जब इन्फ्लेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। टोकन करेंसी वाला भी फेल, क्योंकि घर घर में कॉपर के कॉइन छपने लगे। ठीक है, उसके साथ साथ अब इसके इसमें बेटा एक वो रहता था पोएट दरबार में, ट्रैवलर, उसका नाम था अलबुरी, अलबरूनी। तो बेटा अलबरूनी काफी उनके साथ में रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के भी उसमें रहा था। अलबरूनी ने बताया है कि कॉपर के कॉइन के ढेर गलियों के बाहर लगे हुए मिले थे। उसने अपनी किताब में लिखा है अलबरूनी ने कि कॉपर के सिक्कों के ढेर घरों के बाहर लगे हुए मिले हैं। टोकन करेंसी इस तरह से फेल रही है। ठीक है, और टैक्सेशन इन दौर के बारे में हम कल बात कर लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये एक्सपेरिमेंट काफी। ठीक है, तो दिस इज मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल राजा भी कहा जाता है। याद रखना, अगर ये आता है क्वेश्चन तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसने इंट्रोड्यूस करा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किसने करी थी कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, किस राजा ने दिल्ली सल्तनत में टोकन करेंसी यूज करवाई या इंट्रोड्यूस करवाई? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। और टैक्सेशन, दोआब में टैक्सेशन किसने करवाया? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक। ये याद रखना। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी। इसमें हमारे एक रह जाता है बेटा फिरोज शाह। फिरोज शाह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है, उसके बारे में भी हम करेंगे। ठीक है।